हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गरिमा सिंह। हम डिस्कस करेंगे द इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है जर्नल एक्सप्लेनेशंस। सेक्शन 6 से स्टार्ट होता है एंड 52A तक ये चैप्टर है। अब इसके अंदर जितने भी एक्सप्लेनेशन गिवन है, जितने भी वर्ड्स गिवन है, वो सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्योंकि वो जो वर्ड्स हैं वो आईपीसी में रिपीटेड है कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्शन में। तो अगर आपको इन वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से पता होगा, क्लियरली मीनिंग पता होगा, तो वो वर्ड कहीं भी किसी भी सेक्शन में आईपीसी में रिपीट हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट है ये मत देखिए कि ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं और आती हैं। वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिससे कि क्वेश्चन प्री में आए तो आप कंफ्यूज ना हो और ये वर्ड्स बीच में सेक्शन में कहीं भी आईपीसी में यूज हो तो वहां भी आप इनका जो मीनिंग है वो क्लियर रहे। अब यहां पर आपको अपना बेयर एक्ट लेके बैठना है और बेयर एक्ट में आपको मार्क कर लेने हैं कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं जहां से कंटिन्यूसली प्री में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 2 में आपको सब बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं सेक्शन है इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 17, 18, 19 एंड 20 आप लोग अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सेक्शन भी पढ़ना है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन 21 से लेके 25 तक सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं। आपको सब अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, 21, 22, 23, 24, 25 और उसके बाद है 28, 29, 29A एंड 30। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में। तो ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है। मैंने आपको बता देती हूँ कि अगर एग्जामिनर पूछने का मूड है, एग्जामिनर का टफ क्वेश्चन, तो आपको इनडायरेक्टली पूछ लेगा, तो आपको इसके साथ इसके एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन भी सबके पढ़ लेने हैं। यहाँ पे है सेक्शन 33, 34, 39 एंड 40 जहां से क्वेश्चन बनते हैं प्री के लिए। एक्ट ओमिशन, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, वॉलेंट्री एंड ऑफेंस। तो ये सब भी आपको मार्क कर लेने हैं। और यहां पे है सेक्शन 51, 52 एंड 52A। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से कंटिन्यूसली प्री में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सब सेक्शन आपको अपनी बुक में मार्क कर लेने हैं स्टार्ट करने से पहले, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है। पढ़ना सारे, ये चैप्टर 2 जो है हमें पढ़ना पूरा है, क्योंकि ये वर्ड कंटिन्यूसली आईपीसी में यूज होंगे। तो आप किसी वर्ड का मीनिंग ना समझें और बाद में आपको सेक्शन में ना समझ आए, तो बेटर है कि पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे आप मेंस में अपीयर हो या प्री में, आप सारे क्वेश्चन को मार्क कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से। पहला सेक्शन है सेक्शन 6, जो कि है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। ये सेक्शन कह रहा है कि इसके अंदर जो डेफिनेशंस गिवन है चैप्टर 2 में, उसको हम आईपीसी के साथ भी कंसीडर करेंगे। कोई भी डेफिनेशन हो, कोई भी पीनल प्रोविजन हो, कोई भी इलस्ट्रेशन हो, हर चीज में हम इन डेफिनेशंस को कंसीडर करेंगे। एक्सेप्शन वाले जो चैप्टर है उसमें भी सेम पढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पर जो ऑफेंस का मीनिंग है, ऐसा नहीं है कि वो जर्नल एक्सेप्शंस में जाके वो चेंज हो जाएगा कि वहां पर लिखा है कि 7 साल से छोटा बच्चा जो है वो अपराध नहीं कमिट कर सकता, ऑफेंस नहीं कमिट कर सकता। तो वहां पे ऑफेंस की डेफिनेशन नहीं बदलेगी। ये कह रहे हैं कि सेम रहेगी, सिर्फ हम उसके साथ इसको कंसीडर करके चलेंगे। ये बताता है हमारा सेक्शन 6। नाउ सेक्शन अब है सेंस ऑफ एक्सप्रेशंस वंस एक्सप्लेन। ये कह रहा है कि जो सेंस, जो वर्ड एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया, वो थ्रू आउट द कोड सेम रहेगा। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड is used in every part of this code in conformity with the explanation। ठीक है, तो ये सेक्शन 7 है कि एक बार जो स्पष्टीकृत कर दिया गया उसका जो भाव है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द कोड, यानी कि पूरी आईपीसी में।
तो सेक्शन 6 और 7 बस इतना ही बताता है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए सेक्शंस थे। अब सेक्शन 8 देखते हैं, जेंडर। जेंडर ही का वर्ड पूरी आईपीसी में कहीं भी यूज हो, आपको उसका जो मीनिंग है क्या कंसीडर करना है। ही क्या है, एनी पर्सन, अब ही का मतलब कुछ भी हो सकता है, एनी पर्सन, वेदर अ मेल और फीमेल। ये है सेक्शन 8। जेंडर का मतलब है ही, और ही कहीं भी आईपीसी में यूज हो, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। नेक्स्ट 9 नंबर, एन से 9, एन से नंबर, याद कर लीजिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो नंबर की बात करेगा, अगर कहीं पे सिंगुलर वर्ड यूज हो तो कह रहा है कि उसमें प्लूरल इंक्लूड रहेगा, और अगर कहीं पे प्लूरल है तो उसमें सेक्शन 10 क्या है, मैन एंड वुमेन। जब मैंने आईपीसी को पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने सेक्शंस कैसे लर्न किए थे मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो 10 है, सेक्शन 10, इसमें 2 लोग इंक्लूड है, मैन एंड वुमेन। मैंने किस तरह से याद किया था इसको कि 10 जो है वो हाफ हाफ कर लो, 5 2 को मिला के बना है 10, तो मैन एंड वुमेन को मिला के बना है 10। मैंने ऐसे लर्न किया था। अब जब मैन की बात कर रहा है तो ये कह रहा है कि मेल, कोई भी मेल हो ऑफ एनी एज, अब वो चाहे बिलो 7 हो, अबव 7 हो, मेजर हो, माइनर हो, वो सब इंक्लूड हो गया मैन में। और वुमेन फीमेल ऑफ एनी एज, किसी भी एज की, सेम, चाहे मेजर हो, माइनर हो, बिलो 7 हो, बिलो 18 हो, वो सब इंक्लूड हो गई है वुमेन में। नेक्स्ट है पर्सन। पर्सन में कौन कौन आता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, आप डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़िए। मैं आपको फिर एक बार बोल रही हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना प्री में तो ऐसे पूछ लेगा कि पर्सन सेक्शन अंडर सेक्शन 11 पर्सन में कौन कौन इंक्लूड है। तो आपको याद रखना है, एनी कंपनी और एसोसिएट, बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट, ये आपको याद रखना है। नाउ 13 रिपेल कर दी गई है, ऑमिट है। सेक्शन 14 क्या है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के सर्वेंट यानी कि सरकार के सेवक कौन कौन है। अब जो ऑफिसर या सर्वेंट कंटिन्यूड है, फिर अपॉइंटेड एम्प्लॉयड है इन इंडिया या अंडर द अथॉरिटी, यानी कि जो कि सरकारी सेवाओं में कंटिन्यू कर रहा है, कोई ऑफिस, कोई सर्वेंट जो एम्प्लॉय किया गया है, जिसको अपॉइंट किया गया है वो, या फिर जो गवर्नमेंट के अंदर में ऑथराइज्ड है किसी गवर्नमेंट का वर्क करने के लिए, वो सब इंक्लूड है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट में। नेक्स्ट 15 एंड 16 भी रिपेल है। 17 गवर्नमेंट, डिनोट। अब गवर्नमेंट, कहीं भी गवर्नमेंट यूज होगा वर्ड तो जब तक कि वो क्लियरली ना स्टेट किया गया हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, आपको याद रखना है गवर्नमेंट इंक्लूड सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में कौन, सेंट्रल भी आ गया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट भी आ गया। नेक्स्ट इंडिया, मीन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया, जहां तक भी इंडिया का क्षेत्रफल है वो सब इंडिया है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 12 नॉटिकल मील, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन प्री में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं आपको बताती रहूंगी। आप चाहे तो अपने बुक लेकर बैठिए और बुक में मार्क करते रहिए, तो आपको पता रहेगा कि किन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो इंडिया का मतलब है टेरिटरी ऑफ इंडिया, चाहे वो लैंड हो, एयर हो या फिर वाटर हो, जहां तक भी इंडिया का क्षेत्रफल है वो सब इंडिया में इंक्लूड हो जाएगा। 19 जजेस। अब जज क्या है, तो न्यायाधीश की बात करते हैं। एवरी पर्सन डेजिग्नेटेड एज जज, तो हर पर्सन जो जो डेजिग्नेट किया गया है जज की तरह पर, तो वो व्यक्ति हो गया जज। फिर दूसरा कह रहा है एवरी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव डेफिनेट जजमेंट। हर वो पर्सन जो डेफिनेट जजमेंट देगा, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, तो वो भी जज के अंदर हो गया इंक्लूड।
अब इसमें एक बात और कह रहा है, थर्ड पॉइंट देखिए, वन ऑफ द बॉडी और पर्सन। अब ग्रुप ऑफ पर्सन जहां वर्क कर रहे हैं तो वहां पर अगर कोई एक पर्सन भी जजमेंट देता है तो वो भी जज की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया जाएगा। इफ नॉट अपील अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव और जजमेंट विच इफ कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी विल बी डेफिनेटिव। तो ये सेक्शन 19 है। अब सेक्शन 19 में मैंने जज के बारे में बताया कि जज कौन कौन है, आईपीसी में क्या क्या बताया गया है। तो ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड एज जज, एम्पावर्ड बाय लॉ। चलिए देखते हैं इसके इलिस्ट्रेशंस, यहां से क्वेश्चन बनाएगा आपके लिए। अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज। याद रखना इलिस्ट्रेशन आपको कह रहा है कि जज ये भी है जो एक्ट नंबर 10 1859 में कलेक्टर एक्सरसाइज कर रहा है अपना ज्यूरिसडिक्शन किसी भी सूट में, तो वो भी जज है। बी कह रहा है अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस अ फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपियरिंग एज अ जज। वो मैजिस्ट्रेट जिसको पावर है फाइन लगाने की, इम्प्रिजनमेंट देने की, वो भी जज में इंक्लूड है। नेक्स्ट सी कह रहा है अ मेंबर ऑफ पंचायत जो कि अंडर रेगुलेशन 7 1860 के इंक्लूड है ऑफ द मद्रास कोर्ट टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट और सूट्स इज अ जज। यानी कि जो मद्रास कोड के अंडर में कोई रेगुलेशन 7 ऑफ 1816 में पंचायत में अगर कोई सूट डिटरमाइन कर रहा है तो वो भी जज है। डी है अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर ओनली टू कमिट ट्रायल ऑफ अनदर कोर्ट इज नॉट अ जज। अब ये देखिए, ये है इंपॉर्टेंट, ये आया है, क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है जो डी पार्ट में आपको बता रही हूं। पूछेगा आपसे कि जो ट्रायल रन करेगा क्या वो भी जज है? नहीं, जज कौन है? जो ज्यूरिसडिक्शन देगा, जो फाइन इंपोज करेगा, जो क्या करेगा, ट्रायल रन करने वाला बिल्कुल भी जज नहीं है। जो सूट डिटरमाइन करेगा, फाइन इंपोज करेगा, इम्प्रिजनमेंट देगा, वो सब जज की डेफिनेशन में इंक्लूड है। क्योंकि ट्रायल तो कहीं भी रन हो सकता है ना, किसी भी कोर्ट में रन हो सकता है, तो इसलिए यहां से क्वेश्चन बनेगा अगर एग्जामिनर पेपर को टफ बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये लाइन, ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल ऑफ अनदर कोर्ट इज नॉट अ जज। अगर एक मैजिस्ट्रेट दूसरी कोर्ट का ट्रायल रन करता है, एक मैजिस्ट्रेट के पास टाइम नहीं, उसके पास बहुत काम है, उसने दूसरे मैजिस्ट्रेट को बोला कि भाई आप ये केस देखिए, इसका ट्रायल रन कीजिए और फिर उसके बाद केस हमें वापस से लौटा देना। तो क्या हुआ, अब उसने सिर्फ ट्रायल रन किया है, तो ट्रायल रन करने वाला जज इंक्लूड नहीं होगा। बस ये है सेक्शन 19। नेक्स्ट 20, कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली। कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यायालय, न्यायालय की अगर हम बात करें तो हमारी इमेजिनेशन में क्या आता है, एक बिल्डिंग। जब हम कोर्ट में जाते हैं और काम करते हैं तो न्यायालय में क्या है, कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारे दिमाग में तो सबसे पहले बिल्डिंग आती है। तो वो क्या है, वो जज है जिसको लॉ ने एम्पावर किया है टू एक्ट जुडिशियली, न्याय कार्य करने के लिए, जो विधि से सशक्त किया गया है। और सेकेंड है अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली, या तो जज अकेला या फिर बॉडी ऑफ जजेस जो एम्पावर्ड है टू एक्ट जुडिशियली, यानी कि कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त हैं, तो वो सब भी इंक्लूड हो जाएंगे कोर्ट ऑफ जस्टिस में। नेक्स्ट, अब इसका इलिस्ट्रेशन भी समझ लेते हैं। तो इलिस्ट्रेशन क्या कहता है, अ पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन 7 ऑफ 1860 ऑफ अ मद्रास कोर्ट हैविंग पावर टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट इज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो पंचायत अंडर रेगुलेशन 7 1860 के है मद्रास कोड के अंडर में, वो डिटरमाइन कर रहा है सूट, इसलिए उसको भी इंक्लूड किया गया है कोर्ट ऑफ जस्टिस में। 21 है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक, सेक्शन 21 है। सेक्शन 21 में कितने टोटल लोक सेवक बताए गए हैं, 12 तरह के।
अब 12 आपको कैसे याद रखना है, ये जब हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो हमें उसे बहुत डीपली पढ़ना है कि हमें प्री मेंस किसी भी चीज में प्रॉब्लम ना आ सके। तो 12 पार्ट्स में जो है ये गिवन है सेक्शन 21। मैंने कैसे याद रखा, 2 1 21, 21 में को उल्टा कर दो 12 बन जाएगा, हो गया याद। कुछ भी नहीं है, अगर आप कैसे भी आपको ट्रिक से लर्न करना है, कैसे भी लर्न करना है, हो जाता है इजिली। आप सिर्फ कोशिश करिए लर्न करने की। फर्स्ट पार्ट ऑमिट है। सेकंड कह रहा है कि कोई भी ऑफिसर जो मिलिट्री, नेवल या एयरफोर्स में है वो इंक्लूड होता है लोक सेवक के अंडर में। कोई भी जो आयुक्त ऑफिसर है किसमें, मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स, तीनों वर्ड याद रखना है, वो हो गया पब्लिक सर्वेंट। थर्ड कह रहा है एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर ही हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन टू एक्ट एडजुडिकेटरी फंक्शन। कोई भी जज हो गया या कोई भी पर्सन जो लॉ के अंडर में एम्पावर्ड है किसी भी काम को करने के लिए, तो वो भी इंक्लूड हो गया है पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक के अंडर में। नेक्स्ट फोर्थ, एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग। अब हर पर्सन, कोर्ट ऑफ जस्टिस का हर पर्सन कौन कौन इंक्लूड करेंगे, लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, ये सब लोग भी ऑफिसर है। अब चाहे तो वो किसी मैटर में इन्वेस्टिगेशन करने वाले हों, या फिर कोई डॉक्यूमेंट संभाल के रखने वाले हों, या फिर ओथ दिलाने वाले हों, इंटरप्रिएटर हो, एवरी पर्सन स्पेशली ऑथराइज्ड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ड्यूटी। अब सेक्शन 4 कह रहा है कि हर वो आदमी वो इंक्लूड है ऑफिसर में, चाहे वो तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यायालय का लिक्विडेटर हो, रिसीवर हो, कमिश्नर हो। कोई भी ऐसी ड्यूटी करता है जैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कोई रिपोर्ट बना रहा है, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को उसको रखने की ड्यूटी है। आपने देखा होगा कोर्ट में एक बैक ऑफिस रूम होता है तो उसमें सब फाइल्स वगैरह रखते हैं, तो वो सब भी ऑफिसर में इंक्लूड हो जाएंगे। फिर जो ओथ दिलाते हैं, इंटरप्रिएटर्स हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट ने ऑथराइज किया है, वो सब लोग भी इंक्लूड हो जाएंगे। मैं एक बार आपको रिवाइज कराती हूँ। फर्स्ट ऑमिट है, सेकंड में कह रहा है मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स वाले, थर्ड में कह रहा है जज, और फोर्थ में कह रहा है जो ऑफिसर्स हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर काम करने वाले, वो सब भी इंक्लूड हो गए। नेक्स्ट है फिफ्थ, अ जूरीमैन, असेसर और अ मेंबर ऑफ पंचायत। जूरीमैन, असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत जो कोर्ट ऑफ जस्टिस या पब्लिक सर्वेंट के लिए असिस्ट करते हैं, वो लोग भी इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट सिक्स्थ क्या है, एवरी आर्बिट्रेटर्स। तो आर्बिट्रेटर्स आप लोगों को पता होगा जो कोर्ट से बाहर काम करते हैं मध्यस्थ के लिए, तो उन लोगों को भी इंक्लूड किया गया है सिक्स्थ में। आप की पॉइंट्स उठाइए और की पॉइंट से लर्न करिए। सिक्स्थ में लर्न करिए एवरी आर्बिट्रेटर्स, बस हो गया याद। और 7 में कह रहा है एवरी पर्सन हु होल्ड ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच इज पावर टू प्लेस और कीप द पर्सन इन कन्फाइनमेंट। अब हर वो पर्सन जो किसी को कन्फाइनमेंट देने के लिए है। अब कन्फाइनमेंट देने के लिए पुलिस हो सकती है, और या फिर जिसको बाय लॉ ऑथराइज कर दिया जाए, यही हो सकता है। तो 7th में पर्सन हु इज ऑथराइज्ड फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ एनी पर्सन, ये कह रहा है 7th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से। पहला सेक्शन है सेक्शन 6 जो कि है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। ये सेक्शन कह रहा है कि इसके अंदर जो डेफिनेशंस गिवन है चैप्टर 2 में, उसको हम आईपीसी के साथ भी कंसीडर करेंगे। कोई भी डेफिनेशन हो, कोई भी पीनल प्रोविजन हो, कोई भी इलस्ट्रेशन हो, हर चीज में हम इन डेफिनेशंस को कंसीडर करेंगे। एक्सेप्शन वाले जो चैप्टर है उसमें भी सेम पढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो ऑफेंस का मीनिंग है, ऐसा नहीं है कि वो जर्नल एक्सेप्शंस में जाके वो चेंज हो जाएगा कि वहां पर लिखा है कि 7 साल से छोटा बच्चा जो है वो अपराध नहीं कमिट कर सकता, ऑफेंस नहीं कमिट कर सकता, तो वहां पे ऑफेंस की डेफिनेशन नहीं बदलेगी। ये कह रहे हैं कि सेम रहेगी, सिर्फ हम उसके साथ इसको कंसीडर करके चलेंगे। 9th सेक्शन देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ आप
जो मैं बोलती हूँ उस पर ध्यान दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। अब 9th कह रहा है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी, जिसकी ड्यूटी क्या है, वो टेक करेगा, रिसीव करेगा, कीप करेगा, एक्सपेंड करेगा कोई भी प्रॉपर्टी, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, क्योंकि सरकार तो उठ के नहीं जाएगी ना कि सरकार कुर्सी से उठेगी और जाएगी लाओ भाई बताओ क्या क्या काम करें। अब यहाँ पे तो वो ऑथराइज करती है ना गवर्नमेंट, तो हर वो जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, रिसीव, टेक, एक्सपैंड कुछ भी करने के लिए, या सर्वे करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, कोई रिपोर्ट बनाने के लिए पिक्यूनरी इंटरेस्ट से रिलेटेड, जैसे अब कोई मान लीजिए गवर्नमेंट ने बजट पास किया था तो उसका खर्चा कहाँ कहाँ कैसे हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए, या फिर डॉक्यूमेंट को रखने के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, या फिर प्रिवेंट ऑफ फ्रैक्शन बाय लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पिक्यूनरी इंटरेस्ट। तो कोई भी आदमी जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करता है, किसी डॉक्यूमेंट को रखने के लिए, रिसीव करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए, जो गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी हो उस चीज को, तो सेक्शन 9 कंप्लीट। अब सेक्शन 10 पिक्यूनरी जो होता है वो मनी रिलेटेड होता है, जो पैसे से रिलेटेड कोई ब्याज या कुछ मामला होता है उससे रिलेटेड है। अब 21 का पार्ट है 10th, क्या कह रहा है, ऑफिसर कौन है, जो टेक करेगा, रिसीव करेगा, कीप करेगा प्रॉपर्टी, यानी कि जो विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट में कोई सर्वे होता है, कोई टैक्स कलेक्ट किया जाता है, कोई लीव इम्पोज किया जाता है, वो सब लोग भी इंक्लूड हो जाते हैं यहाँ पर पब्लिक ऑफिसर के अंडर में। नाउ 11th में क्या है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन में आपने देखा होगा कि कई बार टीचर्स की भी कई बार क्या लगती ही है, ये तो टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है, बैंक ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है कि जहां जहां वोटिंग सेंटर्स बने हैं आप वहां पर जाइए, और वो जो वोटिंग लेते हैं वो कोई टीचर होता है तो वहां पे इंचार्ज होता है, वो कोई ऑफिसर ग्रेड का आदमी होता है, तो उन लोगों को जो वहां पे अब बिठा दिया गया, वो प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन कर रहे हैं इलेक्टोरल रोल को, कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्शन को, तो वो सब लोग भी पब्लिक ऑफिसर, लोक सेवक में इंक्लूड कर लिए गए। नेक्स्ट 15 एंड 16 भी रिपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से। पहला सेक्शन है सेक्शन 6, जो कि है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। ये सेक्शन कह रहा है कि इसके अंदर जो डेफिनेशंस गिवन है चैप्टर 2 में, उसको हम आईपीसी के साथ भी कंसीडर करेंगे। कोई भी डेफिनेशन हो, कोई भी पीनल प्रोविजन हो, कोई भी इलस्ट्रेशन हो, हर चीज में हम इन डेफिनेशंस को कंसीडर करेंगे। एक्सेप्शन वाले जो चैप्टर है उसमें भी सेम पढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो ऑफेंस का मीनिंग है, ऐसा नहीं है कि वो जर्नल एक्सेप्शंस में जाके वो चेंज हो जाएगा कि वहां पर लिखा है कि 7 साल से छोटा बच्चा जो है वो अपराध नहीं कमिट कर सकता, ऑफेंस नहीं कमिट कर सकता, तो वहां पे ऑफेंस की डेफिनेशन नहीं बदलेगी। ये कह रहे हैं कि सेम रहेगी, सिर्फ हम उसके साथ इसको कंसीडर करके चलेंगे। ये बताता है हमारा सेक्शन 6। नाउ सेक्शन हो जाएगा। और थर्ड क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन, इलेक्शन की बात कर रहा है। अब वो इलेक्शन लेजिस्लेटिव, म्युनिसिपल, पब्लिक अथॉरिटी कोई भी हो उसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे। एनी लॉ प्रिस्क्राइब एज बाय इलेक्शन। तो सेक्शन 21 जो है थोड़ा सा बड़ा है, बिल्कुल भी लेकिन टफ नहीं है। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए।
फर्स्ट ऑमिट, सेकंड मिलिट्री नेवल एयरफोर्स, सेना नौसेना वायुसेना, थर्ड जजेस, फोर्थ ऑफिसर ऑफ कोर्ट, कोर्ट में जितने भी लोग काम करते हैं वो सब, फिफ्थ जूरीमैन असेसर मेंबर ऑफ पंचायत, सिक्स आर्बिट्रेटर्स, सेवेंथ कन्फाइनमेंट पकड़ने के लिए जो है, एट्थ जो एसआई रैंक से ऊपर है ऑफेंस को प्रिवेंट करते हैं, नाइन्थ सर्वे असेसमेंट जो करते हैं वो लोग, टेंथ जो ऑफिसर विलेज का टैक्स कलेक्ट करता है रिकॉर्ड रखता है वो, 11th जो इलेक्टोरल रोल को पब्लिश मेंटेन करता है वो, और 12th कहता है जो गवर्नमेंट से फीस लेता है, रेम्यूनरेशन लेता है, पे लेता है वो सब। तो इतना बड़ा सेक्शन सिर्फ देखने में लग रहा है, बिल्कुल भी लर्न करने में नहीं है। सेक्शन 10 क्या है? मैन एंड वुमेन। जब मैंने आईपीसी को पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने सेक्शंस कैसे लर्न किए थे मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो 10 है, सेक्शन 10, इसमें दो लोग इंक्लूड है, मैन एंड वुमेन। मैंने किस तरह से याद किया था इसको कि 10 जो है वो हाफ हाफ कर लो, 5-5, दो को मिला के बना है 10, तो मैन एंड वुमेन को मिला के बना है 10। मैंने ऐसे लर्न किया था। अब जब मैन की बात कर रहा है तो ये कह रहा है कि मेल, कोई भी मेल हो ऑफ एनी एज, अब वो चाहे बिलो 7 हो, अबव 7 हो, मेजर हो, माइनर हो, वो सब इंक्लूड हो गया मैन में। और वुमेन फीमेल ऑफ एनी एज, किसी भी एज की, सेम चाहे मेजर हो, माइनर हो, बिलो 7 हो, बिलो 18 हो, वो सब इंक्लूड हो गई है वुमेन में। नेक्स्ट है पर्सन। पर्सन में कौन कौन आता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, आप डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़िए, मैं आपको फिर एक बार बोल रही हूँ, क्योंकि जब नाउ 11th में क्या है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन में आपने देखा होगा कि कई बार टीचर्स की भी कई बार क्या लगती ही है ये, तो टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है, बैंक ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है कि जहाँ जहाँ वोटिंग सेंटर्स बने हैं आप वहाँ पर जाइए, और वो जो वोटिंग लेते हैं वो कोई टीचर होता है तो वहाँ पे इंचार्ज होता है, वो कोई ऑफिसर ग्रेड का आदमी होता है। तो उन लोगों को जो वहाँ पे अब बिठा दिया गया, वो प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन कर रहे हैं इलेक्टोरल रोल को, कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्शन को, तो वो सब लोग भी पब्लिक ऑफिसर, लोक सेवक में इंक्लूड कर लिए गए। गेनिंग रॉन्गफुली कैसे? जब हम किसी भी रॉन्गफुल एक्ट से कोई चीज गेन करते हैं तो वो गेनिंग रॉन्गफुली होता है। पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर रॉन्गफुली। और रॉन्गफुल लॉस कब होता है? जब जो पर्सन जो है उसको आउट ऑफ प्रॉपर्टी, उसी की संपत्ति है लेकिन उसको दूर रखा जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे? आप एक घर के मालिक हैं और आपने अपना घर किसी को रेंट पे दे दिया, और रेंट पे देने के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद आपने चाहा कि आपका घर खाली हो जाए, लेकिन जो टेनेंट थे, किराएदार थे, उन्होंने क्या करा, उस घर पे कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ, आपको लू जो है आप रॉन्गफुली उस चीज को आउट ऑफ प्रॉपर्टी हो रहे हैं, तो ये हो गया लूजिंग रॉन्गफुली। एक देखते हैं जेंडर। जेंडर ही का वर्ड पूरी आईपीसी में कहीं भी यूज हो, आपको उसका जो मीनिंग है क्या कंसीडर करना है? ही क्या है? एनी पर्सन। अब ही का मतलब कुछ भी हो सकता है, एनी पर्सन, वेदर अ मेल और फीमेल। ये है सेक्शन 8। जेंडर का मतलब है ही, और ही कहीं भी आईपीसी में यूज हो, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। नेक्स्ट 9 नंबर, एन से 9, एन से नंबर, याद कर लीजिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
तो नंबर की बात करेगा। अगर कहीं पे सिंगुलर वर्ड यूज हो तो कह रहा है कि उसमें प्लूरल इंक्लूड रहेगा, और अगर कहीं पे प्लूरल है तो उसमें सिंगुलर इंक्लूड रहेगा। ये कह रहा है सेक्शन 9, जब तक कि अपीयर ना हो कि सिंगुलर का मीनिंग सिंगल है और प्लूरल का मतलब सिर्फ प्लूरल है। अगर नहीं है, क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया गया किसी कॉन्टेक्स्ट है। नेक्स्ट सेक्शन 26, रीजन टू बिलीव। क्या है? विश्वास करने का कारण। जब तक एक सफिशिएंट कॉज है, यानी कि आपके जो पास एक पर्याप्त हेतु है किसी चीज को बिलीव करने का, तो उसमें रीजन टू बिलीव इंक्लूड हो जाएगा। 27, प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क एंड सर्वेंट। अब आप एक ऑफिस के मालिक हैं और आपके नीचे जितने भी आपके जूनियर्स काम करते हैं या क्लर्क काम करता है, वो सब मान लिया जाएगा कि जो प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में है वो उनके पोजीशन में भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑथराइज हैं उस चीज़ के लिए। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो मान ली जाएगी कि वो प्रॉपर्टी आपके वाइफ के भी पोजीशन में है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ लीगल टर्म में एक एंटिटी माने जाते हैं। तो पोजीशन, प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क एंड सर्वेंट। When property is in possession of wife, clerk, servant on account of the person, it is that person's possession within the meaning of this code. और एक्सप्लेनेशन कह रहा है एवरी पर्सन एम्प्लॉयड। अब ये से एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि चाहे तो वो पर्सन टेम्पररी हो और चाहे पर्टिकुलर ओकेजन पे इंक्लूड किया गया हो। अगर वो आपका सर्वेंट है, क्लर्क है, तो उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट 28, काउंटरफीट। काउंटरफीट को हम हिंदी में बोलते हैं कूटकरण। अब कूटकरण करके एक आदमी क्या करता है, उसका आशय क्या है कि एक चीज को जो है दूसरी चीज से सदृश्य बनाना, यानी का रिजेंबल करना। वन थिंग टू रिजेंबल अनदर विद द इंटेंट बाय मीन ऑफ रिजेंबलेंस। धोखा देने की नियत से एक चीज को दूसरी चीज से मिलता हुआ बनाना जो है इंक्लूड हो गया काउंटरफीट में। अब देखिए मैंने इसको ब्रेक किया है आपके समझने के लिए। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉल्स वन थिंग टू रिजेंबल अनदर, इंटेंट बाय द मीनिंग दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, knowing it likely that the deception will thereby be practiced। उसको पता है कि ऐसा करेगा, कूटकरण करेगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ उसके जो दिमाग में है वो धोखा देने की है। अब कैसे समझेंगे? एक नकली नोट आपने देखा होगा, मार्केट में आता रहता है न्यूज़ में कि नकली नोट बनाए जा रहे हैं, और आ भी जाता है, आप लोगों में से बहुत लोगों के पास आ भी गया होगा। तो वो जो नकली नोट है वो किस लिए बनाया गया? रिजेंबल करता हुआ बनाया गया। किस लिए? टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, धोखा देने की नियत से। तो हो गया काउंटरफीट। और इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ माइनर जरूर जो होगा वो रिजेंबल नहीं करेगा। तो एक्सप्लेनेशन 1। और सेकंड एक्सप्लेनेशन कह रहा है व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर, जब पर्सन चाहता है कि एक चीज जो है वो दूसरे से रिजेंबल हो, इन सच अ वे पर्सन माइट बी डिसीव अदर शैल बी प्रिज्यूम until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the another। और कह रहा है कि बस एक आदमी अगर दूसरे किसी चीज से रिजेंबल करना चाह रहा है, भलाई उसमें थोड़ा फर्क भी हो, तो उसको मान लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ उसकी इंटेंशन देखी जा रही है। उसका जो इंटेंशन है वो प्रैक्टिस है डिसेप्शन करने के लिए, धोखा देने के लिए, तो इंक्लूड कर लिया जाएगा काउंटरफीट में। और सेक्शन 29, डॉक्यूमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको लिख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, काम आएगा आपकी ये डेफिनेशन। डॉक्यूमेंट कह रहा है कि कोई भी चीज जहां पे मैटर को एक्सप्रेस किया गया हो, दस्तावेज यानी कि जो पदार्थ हो उसको जो लिखा गया है, अब किस में, वेदर लेटर, फिगर, मार्क्स या फिर एक से ज्यादा मीन में, वो सब डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये कह रहे हैं सेक्शन 29। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको इसके वर्ड्स भी याद करने हैं। मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन ऑफ लेटर, फिगर, मार्क मोर देन दोज मीन इंटेंडेड टू यूज विच मे बी यूज एज एविडेंस इन दैट मैटर। तो एविडेंस के तौर पे अगर कोई भी चीज कोर्ट में लाई जा सकती है तो वो डॉक्यूमेंट के तौर में इंक्लूड कर लिया जाएगा। और एक्सप्लेनेशन कह रहा है इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन एंड अपॉन व्हाट सब्सटेंस। अब कौन से सब्सटेंस पे है?
कौन से तरीके से है उस चीज़ से मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि अगर वो एविडेंस में इंक्लूड किया जा सकता है तो वो डॉक्यूमेंट इनमें इंक्लूड कर लिया जाए। अब है सेंस ऑफ एक्सप्रेशंस वंस एक्सप्लेन। ये कह रहा है कि जो सेंस, जो वर्ड एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया वो थ्रू आउट द कोड सेम रहेगा। एवरी एक्सप्रेशन विच सेक्शन 29A इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 29A इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि कब इसको इंसर्ट किया गया था ये भी आपसे वहां पे क्वेश्चन पुटअप कर लेगा। तो एक्ट नंबर 21 ऑफ 2000 में इसको इंक्लूड किया गया था। 2000 में डेट है 17/10/2000। और जो 29A है वो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पूछेगा कि कहाँ पर डिफाइन है, तो आईटी एक्ट के सेक्शन 2(1)(t) में इंक्लूड है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अच्छा, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख ली है उन लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर कहाँ डिफाइन है। कंप्यूटर आईटी एक्ट के सेक्शन 2(1)(k) में डिफाइन है। मैंने ध्यान दिलाया था के से कंप्यूटर याद कर लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक ट की आवाज आ रही है तो टी में इंक्लूड हो जाए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी कि मूल्यवान। तो मूल्यवान संपत्ति कौन कौन सी होगी, वैल्यूएबल क्या क्या चीजें होंगी। अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, जहां पर कोई लीगल राइट क्रिएट किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके, रिस्ट्रिक्ट, एक्सटिंग्विश और रिलीज, और एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लायबिलिटी, या कोई भी ऐसी चीज जो किसी दूसरे इंसान को जो है ये बताती हो कि आप लीगल लायबिलिटीज में यानी कि विधिक दायित्व के अधीन है, तो वो सब इंक्लूड हो जाएगा वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। इंपॉर्टेंट है 29AB एंड 30B। कंटिन्यूसली मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ 28, 29, 29A एंड 30। विल क्या है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। बस इतना ही वर्ड, यही वर्ड आपको याद करना है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब प्री में क्वेश्चन आएगा ये वर्ड आएगा, आपको इसी को टिक करना है। और क्या है विल, क्या है विल जो है एक डॉक्यूमेंट है जो आफ्टर द डेथ इंपोज किया जाता है, यानी कि वसीयती दस्तावेज है ये। बस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन तो देखिए आपको सारे ही लर्न करने हैं। कुछ सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, तो जो पूछे गए हैं वो मैं आपको रेगुलरली बताऊंगी, हर सेक्शन के साथ बताऊंगी। अब 32 क्या है, वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। कह रहा है कि अगर कोई एक्ट हुआ है तो उसमें मान लिया जाएगा कि इलीगल ओमिशन भी इंक्लूड है, बस इतना कह रहा है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 15 एंड 16 भी रिपेल है। नेक्स्ट सेक्शन 35 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। बस मैं आपको एक बार हेडिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट बीइंग विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। अगर क्रिमिनल नॉलेज, क्रिमिनल इंटेंशन से है तो वो जो है इंक्लूड कर लिया जाएगा कि उसकी जो इंटेंशन थी वो जो है वो एक क्रिमिनल हो जाएगा। और थर्ड क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन, इलेक्शन की बात कर रहा है। अब वो इलेक्शन लेजिस्लेटिव, म्युनिसिपल, पब्लिक अथॉरिटी कोई भी हो उसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे। एनी लॉ प्रिस्क्राइब एज बाय इलेक्शन। तो सेक्शन 21 जो है थोड़ा सा बड़ा है बिल्कुल भी, लेकिन टफ नहीं है। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑमेट, सेकंड मिलिट्री नेवल एयरफोर्स, सेना, नौसेना, वायुसेना। थर्ड जजेस,
फोर्थ ऑफिसर ऑफ कोर्ट, कोर्ट में जितने भी लोग काम करते हैं वो सब। फिफ्थ जूरीमैन असेसर मेंबर ऑफ पंचायत। सिक्स आर्बिट्रेटर्स। सेवेंथ कन्फाइनमेंट, पकड़ने के लिए जो है। एट्थ जो एसआई रैंक से ऊपर है, ऑफेंस को प्रिवेंट करते हैं। नाइन्थ सर्वे असेसमेंट जो करते हैं वो लोग। 10th जो ऑफिसर विलेज का टैक्स कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड रखता है वो। 11th जो इलेक्टोरल रोल को पब्लिश मेंटेन करता है वो। और 12th कहता है जो गवर्नमेंट से फीस लेता है, रेम्यूनरेशन लेता है, पे लेता है, वो सब। चलिए देखते हैं इसके इलिस्ट्रेशंस। यहां से क्वेश्चन बनाएगा आपके लिए। अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज। याद रखना इलिस्ट्रेशन आपको कह रहा है कि जज ये भी है जो एक्ट नंबर 10 1859 में कलेक्टर एक्सरसाइज कर रहा है अपना ज्यूरिसडिक्शन किसी भी सूट में, तो वो भी जज है। बी कह रहा है अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस अ फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपियरिंग एज अ जज। वो मैजिस्ट्रेट जिसको पावर है फाइन लगाने की, इम्प्रिजनमेंट देने की, वो भी जज में इंक्लूड है। सेक्शन 38 क्या कह रहा है? पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस। यानी कि अगर एक आदमी किसी क्रिमिनल एक्ट में इंक्लूड है तो वो अलग अलग ऑफेंसेस के लिए गिल्टी हो सकता है। कैसे? अब जो ए था वो किसी के घर में चोरी के मकसद से गया और चोरी के मकसद से जाने के लिए वो दीवार कूद के अंदर गया, फिर अंदर उसका इंटेंशन नहीं था लेकिन उससे वहां पर हाथापाई हुई और किसी का मर्डर हो गया। तो किस किस चीज के लिए लायबल हो गया? थेफ्ट के लिए, फिर गृह अत्याचार के लिए, फिर कल्पेबल होमिसाइड के लिए। तो ये तीन जो है आरोप उसके ऊपर लग गए। नेक्स्ट 39 वॉलेंट्री यानी का स्वेच्छा। अब ये क्या है? बस इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ लेगा कि कौन से उसमें गिवन है। A person is said to cause an effect voluntary when he causes it by mean whereby intent to cause it or by means which at a time of employing those mean he knew had a reason to believe it likely to cause। जहाँ से वो स्वेच्छा से कर रहा है, उसको पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो किसी की डेथ हो जाएगी, उसको पता है गोली चलाने से सामने वाले की डेथ होगी, अब वो अपनी इच्छा से कोई भी काम जो है उसको कर रहा है, तो यहाँ पे वॉलंटरी उसको माना जाएगा। नाउ 13 गेनिंग रॉन्गफुली। कैसे? जब हम किसी भी रॉन्गफुल एक्ट से कोई चीज गेन करते हैं तो वो गेनिंग रॉन्गफुली होता है। पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर रॉन्गफुली। और रॉन्गफुल लॉस कब होता है? जब जो पर्सन जो है उसको आउट ऑफ प्रॉपर्टी, उसी की संपत्ति। नेक्स्ट इल्लीगल। इल्लीगल का मतलब है यानी कि जहां वो लीगली बाउंड था किसी काम को करने के लिए और उसने नहीं किया, ये है इल्लीगल। द वर्ड इल्लीगल इज एप्लीकेबल एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। आपको ये वर्ड याद रखना है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इल्लीगल क्या है? जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। विच फर्निश अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन एंड द पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वट एवर इट इज इलीगल हिम टू omit। यानी कि अगर किसी चीज को वो omit कर देता है, नहीं करता है, तो वो उसके लिए लीगली बाउंड था करने के लिए, लेकिन अब वो इलीगल हो गया है। तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, वो भी इंक्लूड इलीगल में हो जाएगा। फर्निशेस द ग्राउंड फॉर कोई सिविल एक्शन होता है, वो भी इलीगल, या फिर लीगली बाउंड था, नहीं किया, वो भी इलीगल। 44 इंजरी इंपॉर्टेंट है, प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछा जाएगा कि कितनी तरह की इंजरी इंक्लूड है, तो बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। क्षति, क्षति कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक, ख्याति और संपत्ति। सेक्शन 10 क्या है? मैन एंड वुमेन। जब मैंने आईपीसी को पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने सेक्शंस कैसे लर्न किए थे मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो 10 है, सेक्शन 10, इसमें दो लोग इंक्लूड है, मैन एंड वुमेन। मैंने किस तरह से याद किया था इसको कि 10 जो है वो हाफ हाफ कर लो, 5 5, दो को मिला के बना है 10, तो मैन।
सेक्शन 38 क्या कह रहा है? पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस, यानी कि अगर एक आदमी किसी क्रिमिनल एक्ट में इंक्लूड है तो वो अलग अलग ऑफेंसेस के लिए गिल्टी हो सकता है। कैसे? अब जो ए था वो किसी के घर में चोरी के मकसद से गया और चोरी के मकसद से जाने के लिए होगा। नेक्स्ट 49 ईयर एंड मंथ कह रहा है कि जो ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग ईयर एंड मंथ है उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। ब्रिटिश कैलेंडर यानी कि ग्रेगियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग, ये मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि जो ब्रिटिश कैलेंडर होता है वो ग्रेगियन कैलेंडर होता है, तो ईयर एंड मंथ उसमें से लिए जाते हैं। 50 सेक्शन, तो सेक्शन क्या क्या है? प्रीफिक्स्ड न्यूमेरिकल फिगर, न्यूमेरिकल फिगर जो दी गई है वो सेक्शन। ये भी पूछ लेगा कि भाई जब आप सेक्शंस लर्न करते हैं तो बताइए सेक्शन कहाँ पर गिवन है। 21 है पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक। सेक्शन 21 है। सेक्शन 21 में कितने टोटल लोक सेवक बताए गए हैं? 12 तरह के। अब 12 आपको कैसे याद रखना है? ये जब हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो हमें उसे बहुत डीपली पढ़ना है कि हमें प्री मेंस किसी भी चीज में प्रॉब्लम ना आ सके। तो 12 पार्ट्स में जो है ये गिवन है सेक्शन 21। मैंने कैसे याद रखा? 2 1 21 21 में को उल्टा कर दो 12 बन जाएगा, हो गया याद। कुछ भी नहीं है, अगर आप कैसे भी आपको ट्रिक से लर्न करना है, कैसे भी लर्न करना है, हो जाता है इजिली। आप सिर्फ कोशिश करिए लर्न करने की। फर्स्ट पार्ट ऑमिट है। सेकंड कह रहा है कि कोई भी ऑफिसर जो मिलिट्री, नेवल या एयरफोर्स में है वो इंक्लूड होता है लोक सेवक के अंडर में। कोई भी जो आयुक्त ऑफिसर है किसमें? मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स, तीनों वर्ड याद रखना है, वो हो गया पब्लिक सर्वेंट। थर्ड कह रहा है एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर ही हिमसेल्फ और एज अ। 17 गवर्नमेंट, डिनोट अब गवर्नमेंट, कहीं भी गवर्नमेंट यूज होगा वर्ड तो जब तक कि वो क्लियरली ना स्टेट किया गया हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, आपको याद रखना है गवर्नमेंट इंक्लूड सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में कौन? सेंट्रल भी आ गया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट भी आ गया। नेक्स्ट इंडिया, मीन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया, जहां तक भी इंडिया का क्षेत्रफल है वो सब इंडिया है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 12 नॉटिकल मील, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन प्री में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं आपको बताती रहूंगी। आप चाहे तो अपने बुक लेकर बैठिए और बुक में मार्क करते रहिए, तो आपको पता रहेगा कि किन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो इंडिया का मतलब है टेरिटरी ऑफ इंडिया, चाहे वो लैंड हो, एयर हो या फिर वाटर हो, जहां तक भी इंडिया का क्षेत्रफल है वो सब इंडिया में इंक्लूड हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखने से आप उसके टच में बने रहेंगे, चीज़ों को बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। थैंक यू।